नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका सक्षम अकादमी में। और आज ये वीडियो है हमारे जो संस्थान है, संस्थान चाहे करणपुर हो, धर्मपुर हो, यहाँ पर हम बेसिकली हर सैटरडे को टारगेट टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर होता है। कभी उत्तराखंड, कभी जीएस के, कभी हिंदी का टारगेट, तो इस प्रकार से टारगेट होते हैं, कभी करंट का, कंप्यूटर का। तो इसी सीरीज़ में आज हमने जो संस्थान में आज पेपर कराया था टारगेट, तो इस समय मध्यकालीन भारत का ये टारगेट था। एडवांस लेवल का ये पेपर है, एडवांस टारगेट था, जो एडवांस बैच है हमारा उसका टारगेट था। तो उसकी अभी हम सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। और अभी पार्ट 1 के बारे में है, केवल 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्योंकि एडवांस में काफ़ी कूट वाले प्रश्न थे, काफ़ी स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे। तो इस वजह से मैंने वो 100 ना करके 50 यहां पर किया है। 50 फिर अगले जो रेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे अगली वीडियो में। और एक चीज़ और, जितने भी मैंने आज ऑफलाइन में भी कहा था कि जो लेंथी पेपर होता है उसको पहले हमेशा पढ़ा करो, ठीक। पढ़ने के बाद ही उसको समझो और उसके बाद आंसर। यहाँ पर कई बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर थोड़ा सा लंबा है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा सा लेंथी हो रहा है पढ़ने में। तो इसीलिए पेपर प्रैक्टिस जो है वो इसीलिए ही होती है, ताकि चीज़ों को आप समझें, पहली चीज। दूसरा, वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो पूरा देखो, आज बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है इनका सारा सॉल्यूशन है कि किसने इस प्रश्न पर क्या सोचा और उसने इसके बारे में किस तरीके से अपना माइंडसेट कर रखा था, क्या अप्रोच थी। तो वो आपने यहां पर अभी चेक करनी है जब हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। पहली चीज। इसके साथ साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से भी मैसेजेस आ रहे थे संस्थान में सर के पास कि भाई हमने एडवांस बैच चलाया, हमने बेसिक बैच, हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। आप सभी लोगों की बदौलत, या आप सभी लोग जो हमें इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं सक्षम अकादमी, सक्षम परिवार को, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तर्ज पर काफ़ी सारे आ रहे थे कि बंदी रक्षक का जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोटिफिकेशन वो आ गया है कि भाई शायद जब भी एग्ज़ाम होगा आने वाले 1-2 महीने में, तो उसके लिए आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस बैच, क्योंकि वो हरिद्वार आयोग उस पेपर को कराएगा। तो इसी तर्ज पर हमने ये थोड़ा सा सोचा कि भाई क्यों ना इसका भी एक अलग से प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो हमने जो होगा हरिद्वार आयोग है उसके आधार पर, तो भाई ये जो हमारे पास बंदी रक्षक हैं या जेल गार्ड जो हैं, इनके लिए हमने स्पेसिफिक ये बैच यहाँ पर चलाए हैं। और ध्यान रखना है इसमें, ये जो बैच है ये कब से शुरू होने वाला है, तो 16 अगस्त से ये बैच शुरू होगा, ठीक। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ थोड़ा सा, तो 16 अगस्त से ये बैच शुरू होगा। टाइमिंग की अगर बात करूं तो आपको जानते ही हैं हमारी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा हमारी है कहां पर, धर्मपुर में, ठीक है। धर्मपुर में हमारी पहली शाखा है और यहीं धर्मपुर पर जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 11 से 1 बजे तक, ठीक है। सुबह 11 से 1 बजे तक रहेगी। एक दिन पेपर, एक दिन सॉल्यूशन होगा, आप जानते ही हैं। और दूसरी हमारी कौन सी है, करणपुर शाखा। तो करणपुर शाखा में यही जो पेपर है, जो ये जेल गार्ड वाला जो प्रैक्टिस पेपर है, ये 3 से 5 बजे तक होने वाला है शाम को। तो धर्मपुर में 11 से 1, करणपुर ब्रांच में 3 से 5 बजे तक। 16 अगस्त से ये शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी जो भी जानकारियां हैं, जो अधिक जानकारी चाहते हैं आप लोग कि क्या है, क्या पैटर्न होना है, तो बाकी यहाँ पर सर के नंबर लिखे हुए हैं, सक्षम के ऑफिशियल नंबर हैं, तो यहाँ पर आप इन पर कॉन्टैक्ट जो है कॉल कर सकते हैं और बाकी अपना सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ, जो हमारा आज का टारगेट हुआ था, उस टारगेट के इन क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। हमने यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन थे और उनके आधार पर हमने चयन करना था कि सही कौन सा है। चलिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कोशिश करूँगा कि देखो, ऑनलाइन अगर लाइव क्लासेस होती तो मैं आपके आंसर का वेट करता कि आंसर आप लोग दोगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट आपको चीज़ों को समझाऊंगा, जो चीज़, क्योंकि देखो पेपर आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, पढ़ा भी है, हमने आंसर क्लास में बता भी दिए थे ऑफलाइन में। तो फटाफट ये देखेंगे कि कितने आपके सही हुए, कौन सा आपने गलत किया, ये थोड़ा सा आप लोग देखना। तो कौन सा कूट है, पहला कूट पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल सिद्ध हुआ। दूसरा है, यदि सभी सुधारों में राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले अलाउद्दीन के बारे में आपको यह पता होना चाहिए। देखो, इन जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, इन कूट वाले प्रश्नों का मतलब केवल इतना होता है कि आप लोगों ने उस टॉपिक के बारे में, उस राजा के बारे में, उस वंश के बारे में कितना डीप नॉलेज आपके पास है। कूटों से केवल इतनी ही जानकारी ली जाती है। कूट यह है, अगर आपने इसकी विचारधारा को, इसकी जो इसकी सोच है, अगर आपने इसको समझा, इसको पकड़ा होगा, तो ये कितना बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए इसी से समझते हैं। हमने कूट के लिए कहा तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसने जो इसकी व्यवस्था थी कौन सी, क्योंकि ये किस व्यवस्था से है, राजस्व एवं कर व्यवस्था। अब हमने कहा इसकी जो राजस्व एवं कर व्यवस्था है, इसके अंतर्गत इसने क्या क्या काम किए, तो कर एवं राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा था कि सबसे पहले इसने जो भू राजस्व है अपने यहां पर क्या कर दिया था, भू राजस्व की दर जो है वो क्या कर दी थी, 2 गुनी कर दी थी। हमने ये भी पढ़ा था 2 गुनी कर दी या 50% कर दी थी या आधी कर दी थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आपने पढ़ाई है कि कब क्यों किया था, क्योंकि मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए, उनसे बचने के लिए राजकोष बढ़ाने के लिए क्या किया था, टैक्सेस इसने यहां पर बढ़ा दिए। जब टैक्सेस बढ़ा दिए तो इसने भाई एक अध्यादेश भी जारी किए थे, 4 अध्यादेश किए थे। पहला अध्यादेश था कि अमीरों से इनकी भूमि क्या की जाए, वापस ले ली जाए। ठीक, अब भूमि वापस लेगा, इसीलिए एक प्रश्न और भी बना हुआ था कि सबसे ज्यादा जो खालसा भूमि है किसके शासनकाल में वृद्धि हुई थी, तो खालसा कौन सी, केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली जो भूमि है उसे खालसा भूमि कहते थे। सबसे ज्यादा अलाउद्दीन के पास आई। अब भूमि सबसे ज्यादा आएगी तो वो काम में देगा, जब उस पर खेती होगी तो क्या मिलेगा, टैक्स भी सबसे ज्यादा मिलेगा। इसीलिए तो क्या कर दिया, 50% या आधा आधा उसने टैक्स कर दिया था। दूसरी चीज, जब इसको टैक्स और चाहिए था तो इसने 2 और कर भी लगा दिए थे, याद होंगे अगर आपको, कौन से, चरी और गड़ी नामक क्या लगा दिए थे, 2 कर भी लगा दिए थे, झुग्गी झोपड़ियों पर, दुधारू पशुओं पर, ताकि उनसे भी क्या मिलेगा, हमें टैक्स मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें, तो कई सारी चीजें यहां पर इसके द्वारा भू राजस्व के अंतर्गत यहां पर कर दी गई थी। और भी अगर हम कहें तो भाई खालसा भूमि में वृद्धि हो गई, दुगनी आय हो गई, 2 नए कर भी लगा दिए, खालसा भूमि में भी इसके समय वृद्धि हो गई। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन के लिए इसने क्या किया यहां पर। और इसी के साथ साथ अगर और देखें, अगर और डिटेल में जाएं इसमें, तो आपको यह पता ही है बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या, बाजार नियंत्रण। तो दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करने वाला पहला शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार को 3 भागों में बांट दिया था, तो वहां से भी रेवेन्यू किया। जब बाजार नियंत्रण करेगा तो बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या कहा, कठोरता से उसको लागू किया, भ्रष्टाचार ना हो, कठोरता से लागू किया। और यहां पर एक अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी, किसकी, सेनाए मंडी, बाजार का दरोगा या अधीक्षक जिसको कहते थे, इसकी भी नियुक्ति कर दी। तो जिन लोगों को इसके राजस्व के बारे में, इसकी व्यवस्था के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, उसके लिए बहुत इजी है ये। अब जो वन लाइनर वाले हैं, जिन्होंने केवल इतना पढ़ा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, चरीगर, कड़ीकर, तो उनको तो ये कूट समझ में आने वाला नहीं है। अगर जिसने ये पढ़ा है लॉजिक, अब इन लॉजिक को एप्लीकेबल करते हैं इन कथन और कारणों के ऊपर। अब देखो, अलाउद्दीन के लगान एवं कर संबंधी सुधार पूर्णतः विफल हुए थे। क्या विफल हुए थे वो, क्या विफल हुए, नहीं हुए। राजस्व कर लगा दिया, 2 कर लगा दिया, राजकोष बढ़ गया, खालसा भूमि में भी वृद्धि हो गई, तो क्या विफल हुआ, तो बिल्कुल विफल नहीं हुआ। क्या हुआ, हम यहां पर एक शब्द लिख सकते हैं, क्या हुआ था, वो सफल सिद्ध हुए थे। ठीक, पहला तो हो गया गलत। दूसरा, इन सभी सुधारों में राजस्व की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। क्या कमजोर हुई आर्थिक स्थिति, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्यों, राजस्व में वृद्धि हो गई, खालसा भूमि में वृद्धि हो गई, बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गई, 2 नए कर और लगा दिए, सारा टैक्स लगा दिया, और सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति इसी के समय में मजबूत थी। तो कमजोर नहीं थी, बल्कि यहां पर इसकी स्थिति क्या थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। यह बात ध्यान रखना। तो उस हिसाब से यह क्लॉज भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए अगर हम आंसर की बात करेंगे कि सही कथन का चयन कीजिए, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2, इसमें दोनों ही क्या है, गलत हैं, यानी कि दोनों गलत हैं यहां पर। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने भू राजस्व के लिए जमीन की माप को आधार माना और महत्वपूर्ण वर्ग को भी भू राजस्व देने को कहा। ठीक, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने दिल्ली सल्तनत का जिसने भू राजस्व के लिए जमीन की माप को आधार माना और महत्वपूर्ण वर्ग की भू राजस्व देने की बात की। अदर ऑप्शनों की अगर बात करें तो इन्होंने भू राजस्व के लिए क्या क्या काम किए, तो सबसे पहले इल्तुतमिश की बात करें। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया था, सबसे पहले दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। यह भी ध्यान रखना, जिसने सबसे पहले क्या किया, दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। वो कौन सा था हमारे पास, कौन था, इल्तुतमिश था, जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। ठीक, इसी के बाद अगर हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। क्या क्या योगदान दिया था, तो सबसे पहले हमने बोला इसने जो सूबे होते थे, यानी जो ये सूबे हैं, इन सूबों की आय व्यय का, पहला शासक जो सूबे की आय व्यय का क्या करेगा, रजिस्टर तैयार करेगा। ठीक, यानी लेखा, रजिस्टर भी कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, लेखा जोखा। इनका क्या करेगा, लेखा जोखा तैयार किया। इसी ने जब लेखा जोखा तैयार किया, इसी ने जो राजस्व के जो अधिकारी थे, कौन,
राजस्व के जो अधिकारी हुआ करते थे, इन अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए, इनकी गुणवत्ता, इनकी जांच परख के लिए एक नया पद सर्जित कर दिया, जिसका नाम क्या था? सत्ताधिकारी। क्या नाम था? सत्ताधिकारी। तो सत्ताधिकारी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी इसी ने। फिर हमने पढ़ा था कि इसी ने कृषि विभाग एक खोला था। कृषि विभाग कौन सा? दीवान ए अमीर को ही। क्या खोजा? एक दीवान ए अमीर को ही एक विभाग इसने खोला, जिसका प्रमुख कौन होता था? अमीर ए को ही उसका प्रमुख हुआ करता था। और जब अमीर ए को ही प्रमुख था, इन्हीं को, जैसे इदमाल लुल्क, ठीक है, इमदाल लुल्क जो था, इसको क्या बनाया था? सबसे पहले अमीर को ही बनाया था, और बनाने के बाद इसको कौन सी उपाधि दे दी थी? रावत ए अर्ज की उपाधि से इनको सुशोभित कर दिया था। यह भी ध्यान रखना। तो राजस्व विभाग में तुगलक ने भी क्या किए थे? बहुत सारे काम किए थे। इसी समय इसने कम ब्याज दर पर, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कम ब्याज दर पर किसानों को उस समय क्या दिया था? ऋण प्रदान किया था। उस ऋण को क्या कहा जाता था? सोनधर कहा जाता था। यह भी भू राजस्व के लिए इसने काम किए थे। लेकिन प्रथम शासक जो जमीन की माप को आधार बनाएगा और महत्वपूर्ण वर्ग को भी, अब महत्वपूर्ण वर्ग यानी इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सबको कहा, यानी कोई सैन्य अधिकारी है, सेना में है, या फिर भाई वो कोई किसान है, कोई भाई किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वो सब क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। वो सब किसके कारण? मंगोलों के अटैक के कारण। उससे निपटने के लिए यह चीज भी ध्यान रखना। चलिए अगला कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने नए सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसे इब्न बत्ता ने दिनार कहा। कारण है उसका कि यह सांकेतिक मुद्रा को सोने के सिक्कों में जारी करना चाहता था और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने को बढ़ावा मिल सके। चलिए, तो भाई अगर हम ये देखें, आंसर की बात करें, तो आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों है ए सही? कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने के सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल किया था। और सोने का उस समय एक सिक्का उसका हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? दिनार। सोने का सिक्का था दिनार, और चांदी का उस समय उसने एक चलाया था, कौन सी? चांदी की अदली। उस समय इसके द्वारा चलाए गए थे 2 सिक्के। अब जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सोने के सिक्कों में नहीं था, बल्कि वो किसके सिक्कों में था? अगर हम कहें तो कांसे के सिक्कों में, या आप इसको पीतल भी कह सकते हैं। इसके सिक्कों पर इसने क्या किया था? यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 5 इसने योजनाएं चलाई थी, जिनमें से एक योजना यह भी थी। और भाई ये योजना इसने कहां से ली थी? चीन से। ठीक है, कहां से? चीन और ईरान में। यहां पर 2 व्यक्ति थे। चीन में एक व्यक्ति था हमारे पास, कौन सा? कुतुलक खां, और ईरान में था गैखातू खां। कौन सा? गैखातू। ठीक है, गैखातू खां। इन्होंने यहां पर चलाया। चीन में वो मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा थी, उसे चाऊ कहा जाता था। तो इसने भाई वो सारी की सारी चीजें की, और भाई फेल भी हो गया। लास्ट में आपको पता ही है कि भाई यहां के सारे लोगों ने अपने घर में ही टकसाल बना दिए, और जब टकसाल बनाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। किसी ने काम करना बंद कर दिया, व्यापार होना बंद कर दिया, और लास्ट में मजबूरी से इसी ने क्या कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबको कहा कि चांदी के सिक्के वापस मुझसे ले लो, और जो ये कांसे के और ये पीतल के जो सिक्के हैं, इसको राजकोष में क्या कर दो? जमा करा दो। इस तरीके से इसका भी बहुत ज्यादा योग्यता, ये विफल हो गई योजना। इसको भी, इसीलिए तो इसको इतिहास में मध्यकालीन भारत का अजूबा, पागल भाषा सब कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन इसी को ही, ये भी ध्यान रखना, इसी को ही इसी समय एडवर्ड टॉमस ने क्या कहा था? इसी एडवर्ड टॉमस ने ही इसको क्या कहा था? धनवानों का, ठीक है, क्या कहा था बेटा? इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ भी है। धनवानों का राजकुमार कहा था, ये भी ध्यान रखना। किसने? एडवर्ड टॉमस ने। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला, दक्षिण भारत के जो पॉलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के जो पॉलीगार हैं वो क्या होते थे? सैन्य नियंत्रण अधिकारी। उस समय के सबसे बड़े और सैन्य जो नियंत्रण अधिकारी थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? पॉलीगार उस समय कहा जाता। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे जो ईरानी वास्तुकला है उसका जो समन्वय है हमें कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले ताजमहल में इसे देखने को मिलता है। ठीक, तो अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो भाई आपको पता ही है ताजमहल, ठीक, किसने बनाया था? हमारे पास शाहजहां है। ठीक है, मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये तो खैर छोटी सी चीज़ें सभी को पता है, आगरा में। ठीक है, लाल किला की बात करेंगे तो लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बलुआ पत्थर का, ये ध्यान रखना, किसी से बना है? बलुआ पत्थर। ठीक, तो बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। पंचमहल की बात करें तो पंचमहल कहाँ है?
फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में स्थित है। 1571 में बनाया था किसने? अकबर के द्वारा इसको बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा अगर कहें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। हामिदा बानो बेगम ने, हामिदा बानो बेगम ने इसको क्या किया था? बनाया था। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो भाई अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो भाई ये इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो औरंगजेब ने किसको सईबात उद जमानी की उपाधि यहां पर प्रदान की थी? आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा जहां आरा। ध्यान रखना, जहां आरा जो रोशन आरा है ये औरंगजेब की ही बहनें थी, दोनों बहनें। लेकिन जहां आरा की अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो जहां आरा इसकी सबसे बड़ी बहन थी। ठीक है। तो जो ये जहां आरा है, सबसे पहले ध्यान रखना ये किसके पक्ष में हुआ करती थी? दारा शिकोह के। ये दोनों के दोनों बहनें अलग अलग थी। दारा शिकोह के पक्ष में हुआ करती थी शुरुआती दौर में, क्योंकि दारा शिकोह को ही क्या बना रखा था? उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। लेकिन कुछ समय के बाद जब दारा शिकोह की हालत उसने देखी कि भाई ये सब ऐसा ही हो रहा है और मुझे किस तरफ जाना चाहिए? औरंगजेब की तरफ ही जाना चाहिए। तो लास्ट में ये किसकी तरफ चली गई? यहाँ पर औरंगजेब की तरफ ये चली गई और लास्ट में उसी की ही कृपा पात्र बनी रही और लास्ट में अंतिम से, और इसी ने भाई खूब जैसे हम कहें तो इसके शासन में काफी ज्यादा काम जो है इसके शासनकाल में यहाँ पर हुआ है, जहां के शासनकाल में। इसी के साथ साथ अगर हम कहें तो इसी को राजकुमारियों की रानी, राजकुमारियों की रानी, राजकुमारियों की रानी की उपाधि भी इसी के द्वारा यहां पर प्रदान कर दी गई थी। औरंगजेब के द्वारा इसको दे दी गई थी। किसे? जहां आरा को। दोनों ही उसकी क्या थी? बहनें थी। जब रोशन आरा की बात करें तो जब इसने क्या किया था, जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो इसी रोशन आरा को इसने प्रथम महिला भी घोषित किया था। ठीक, किसे? इसी रोशन आरा को। ठीक, चलिए अगला, इल्तुतमिश के संबंध में निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। भाई इसने क्या क्या किया? अगर हम आंसरों की बात करेंगे तो भाई अगर हम सीधा देखें यहाँ पर, पहले हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से आंसर हमारे सही हैं। तो इसने अमीर उल उमरा तथा सुल्तान की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, ये गलत है। यह प्रति मुस्लिम शासक था जिसने व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल गांवों में, ये बिल्कुल गलत है। तो सही की बात करेंगे तो 1 और 3। आंसर की बात करेंगे 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? केवल 1 और 3 इस पे आंसर सही है। इसकी चर्चा अगर करेंगे तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा सही है? तो इसने अमीर उल उमरा तथा सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं कि किसने ये उपाधियां दी थी। ध्यान रखना, अमीर उल उमरा की उपाधि तब दी थी जब यह क्या हुआ था? 1206 ईस्वी में। आपको पता है कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने लास्ट जो अभियान था वो किसके खिलाफ था? खोखर जातियों के विरुद्ध था, खोखर जाति के विरुद्ध था। और इसी युद्ध में कहानी मैंने पढ़ा भी रखी है। ठीक है। और अगर आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़नी है, थोड़ा मैपिंग के साथ पढ़नी है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है सक्षम अकादमी, इसको डाउनलोड करके वहाँ पर कोर्स है मिडवल हिस्ट्री का, वो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसको बाय परचेज कर सकते हैं। और भाई अगर कोई ऐसे डाउट है तो जो नंबर है हमारे सक्षम अकादमी का, वहाँ पर आप उस डिटेल में वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक, तो वहीं पर मैंने पढ़ाया भी है कई बार कि 1206 में जब गौरी का खोखरों के विरुद्ध अभियान था तो यहीं पर इसने किसको बुलाया था? ऐबक को बुलाया था। दिल्ली से पूरी सेना लेकर कहाँ पहुँच गया था? सिंध वाले क्षेत्र पर पहुँच गया था। ठीक, और जब ये पहुँचा तो इसी ऐबक का एक भाई यहाँ पर क्या था? अगर हम देखें, इसी ऐबक का गुलाम है कौन सा? इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम है इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक, अब ऐबक जो है इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम है, ऐबक गौरी का गुलाम है। तो इसकी वीरता को देखकर, इल्तुतमिश की वीरता को देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हो गया मोहम्मद गौरी कि ऐबक को कहा कि भाई इसको दासता से तुरंत मुक्त कर दे। ठीक, ये बहुत काम का आदमी है, ये काम करेगा आगे जाके हमारे लिए, इसको मत छोड़ना, इसको खुश रखना बस। ठीक है। तो इसीलिए उस समय ऐबक ने इल्तुतमिश की दासता को समाप्त कर दिया था और समाप्त करने के साथ उसको एक उपाधि दे दी थी, कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान कर दी थी। ठीक, पहली उपाधि तो ये रही। दूसरी उपाधि है सुल्तान ए आजम। ये जो सुल्तान ए आजम की उपाधि कब ली? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इल्तुतमिश खलीफा की उपाधि धारण करने, उससे उपाधि धारण करने वाला पहला वैधानिक, यानी ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होगा कागजों में, वैधानिक सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ये कौन था? इल्तुतमिश ही था। और उस समय जब इसने लिया तो जब उपाधि इसको प्रदान हुई तो अन्य राजनीतिक जो इसके प्रांत थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, वहां के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन वहां के लिए इसने फिर अलग से उपाधि ली। कागजों में जो अलग से उपाधि ली उसका कौन सी उपाधि? सुल्तान ए आजम की उपाधि इसने प्रदान की थी या धारण की थी। ठीक, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा,
मंगोलों के आक्रमण के बचने के लिए इसने मंगबरनी की सहायता की थी। तो बेटा सहायता यहां पर केवल लिखना था, नहीं की थी, ठीक है। मंगबरनी कौन था? तो मंगबरनी जो था, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो वहां पर क्या था, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था ख्वारिज्म शाह। क्या था? ख्वारिज्म शाह। और उत्तर पश्चिमी यहां का एक शासक हुआ करता था गौर गजनी से वेस्ट की तरफ। और चंगेज खां उस समय इसको मारता हुआ मध्य एशिया से, चाइना, उस ईरान, मध्य एशिया, इसको सब तबाह करता हुआ भारत की तरफ लौट रहा था, इसी ख्वारिज्म शाह के पीछे। और ये तो मर गया, इसी का बेटा था मंगबरनी। और मंगबरनी भागते भागते इसने खोखरों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, खोखरों से उनको सेना में बनाई और भागते भागते आ गया था, ये ध्यान रखना, किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में ही दिल्ली के बॉर्डर पर आ गया था ये मंगबरनी। और चंगेज खां भी इसके पीछे पीछे यहां पर आ गया था। और इसने क्या की थी? उस समय मंगबरनी की सहायता नहीं की थी। किससे बचने के लिए? मंगोल। क्योंकि चंगेज खां ने सीधा बोल दिया था, राजदूत भेजा और सीधा कहा कि भाई सहायता करेगा तो सीधा अटैक होगा तेरे ऊपर। अब क्या करे? तो इसने बुद्धिमत्ता थी इसकी, भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दिमाग से काम करेगा, इसलिए क्या किया? इसको छोड़ दिया और इसकी सहायता नहीं की मंगबरनी की, बैकडोर से की, बैक हैंड से की। थोड़ा सामान सुमान वगैरह पैसा पूसा दिया और उसको चुपचाप जो है साइड बाय साइड कर दिया। जैसे हम उत्तराखंड में पढ़ चुके हैं सुलेमान सिकों के बारे में कि किस प्रकार से आया, बाज बहादुर ने कैसे उसको साइड किया और फिर किस तरीके से, वो घटना आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ घटना यहां पर हुई थी। उसके बाद तीसरा, यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। इसने समस्त गांवों में, तो बेटा गांवों में नहीं किया था, यहां पर गांवों की जगह क्या होना चाहिए था? नगर। इसने क्या किया? गांवों की जगह इसने क्या किया? नगरों में। इसने इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नगरों में अमीर ए दाद की नियुक्ति कर दी। प्रत्येक नगर में अमीर ए दाद मतलब न्यायाधीश होते थे उस समय, उनकी नियुक्ति कर दी। हमने इसकी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखा, इसके न्याय व्यवस्था पाने वाले को लाल वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता था, ठीक है। काजी उल कुज्जात, ठीक है। अगर हम देखें तो इस काजी यानी राजा के बाद काजी उल कुज्जात जो है ये क्या हुआ करता था? सर्वोच्च न्याय अधिकारी हुआ करता था, लाल वस्त्र धारण करने होते थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं कि भाई सिंहासन में सोने के 2 शेर थे, घंटियां बंधी रहती थी, उनको हिलाना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसकी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं। तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा? ए और सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला, जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। कौन कौन से हैं? तो इसने किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया तथा शाइस्ता खां की उपाधि धारण की, ये बिल्कुल सही है। किलोखरी का महल जो है वो किसने बनाया था? कैकुकाबाद ने बनाया था, यमुना नदी के किनारे, ठीक। और भाई उसी समय इसी महल में इसने राज्याभिषेक कराया था अपना, और साथ ही साथ इसको शाइस्ता खां की उपाधि भी किसने दी थी? कैकुकाबाद ने ही दी थी। तो भाई इस हिसाब से देखेंगे तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका राजनीतिक उत्कर्ष बहराम शाह के समय में हुआ, तो बहराम शाह के समय में नहीं बल्कि किसके समय में हुआ था? कैकुबाद के समय इसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ था। और कैकुबाद के समय जब राजनीतिक उत्कर्ष होगा तो यहीं पर ये उस समय समाना का सूबेदार है जलालुद्दीन खिलजी, इसको वापस बुला लेगा दिल्ली, और दिल्ली बुलाने के बाद इसको कौन सा पद? ये तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है। इसको कौन सा पद? आरिज ए मुमालिकात का पद देगा। उस समय सैन्य अधिकारी हुआ करता था, ये पद देगा। और पद देने के बाद इसको क्या कर देगा? कौन सी उपाधि? शाइस्ता खां की उपाधि भी इसको यहां पर प्रदान कर देगा और अपने साथ इसको रख लेगा। कौन? कैकुबाद, ठीक। इसके शासनकाल की जानकारी प्रमाणित ग्रंथ बदायूनी द्वारा रचित तारिक ए फिरोज शाही, तो भाई ये बदायूनी ने नहीं लिखी है बल्कि किसने लिखी है हमारे पास, ठीक है। किसने लिखी है? बर्नी। किसने लिखी है? बर्नी ने। तो बर्नी द्वारा रचित जो है फिरोज शाही। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर पहला हमारा सही है और तीसरा सही है, ठीक। तो इसमें भी हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। तो भाई जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह ने जौना खां की स्मृति में की थी, बिल्कुल सही है। बेलो लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, बिल्कुल सही है, ठीक। अगर हम देखें तो सांस्कृतिक विकास के लिए कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था, ठीक। तो दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अगर हम दूसरे की चर्चा करें तो यहां पर बहलो लोदी ने नहीं बल्कि बहलो लोदी ने जीता तो था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? लोदी के द्वारा ही इसको दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। यह चीज भी ध्यान रखना, ठीक। तो ये बहलो लोदी से संबंधित थोड़ी सी ये चीजें हैं। चलिए, तो बहलो लोदी हमने कहा इसके समय में नहीं बल्कि किसके? सिकंदर लोदी के समय हुआ था। तो ऑप्शन 1 और 3 डी सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 1 और 3 यहां पर सही हो जाएगा। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कथनों का सही चयन कीजिए।
इसको देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति प्रदान की थी, यह बिल्कुल गलत है। किसने करी थी? मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कभी भी नहीं किया, तब तक तो ऐबक गौरी की मृत्यु हो चुकी थी। ऐबक को 1208 में दास्ता मुक्ति पत्र दिया था महमूद ने, ठीक है, उस समय गजनी का शासक है और इसी मोहम्मद गौरी का भतीजा है, ठीक। इसको जब उत्तराधिकारी बना दिया गया था तो इसी के द्वारा 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, तो ये वाला क्लॉज गलत है। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही है, ऐबक ने लाहौर को बनाया था और जब इल्तुतमिश आएगा तो वो दिल्ली को राजधानी बनाएगा। तीसरा, ऐबक ने चांदी के सिक्के, जैसे ही आपने सिक्के सुने, सिक्के तो कभी भी ऐबक ने चलाए ही नहीं अपने शासनकाल में। क्यों? क्योंकि अपने आप को कभी राजा नहीं माना, अपने को गुलाम ही माना है हमेशा, और तभी तो उपाधि भी कैसे लेगा? मलिक और सिपह सालार की उपाधि लेगा, जो किसने दी है? गौरी ने दी है, कभी भी नहीं। इसीलिए तो नाम ही क्या रखा वंश का? गुलाम वंश, मामलुक वंश, इसीलिए तो नाम रखा गया है। तो ऐबक सिक्के तो वैसे ही कट जाएगा, जैसे सिक्के देखे आपने वैसे ही कट जाएगा ये तो, ठीक। ऐबक को लाख बख्श, बहुत इजी है, ऐबक को लाखों का दान करता था लाल बख्श, हाथियों का दान करता था पील बख्श, ठीक है, हातिम द्वितीय कहा जाता है। ये कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था तो कुरान खां भी कहा गया। तो ऐसे में अगर हम देखें तो भाई दूसरा और चौथा जो हमारे पास बिल्कुल सही होने वाला है, तो ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और चौथा। चलिए अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और शासकों को पहचानें। कौन सा शासक है जिसने अपने शासनकाल में यहां पर काम किए? एक चीज ध्यान रखना, अभी जो ऑफलाइन बैच जो सुबह हुआ था ये ऑफलाइन में, वहां पर शायद वो गलती से टिक जो है थोड़ा गलती हो गई थी, वहां पर बलबन वहां पर आंसर दिया गया है, तो वो बलबन नहीं है बेटा, आंसर इसका कौन सा है? इल्तुतमिश से, ये ध्यान रखना, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था वहां पर, तो बलबन नहीं है उसका आंसर, वो करेक्ट कर लेना, ठीक। सबसे पहले इसने जोधपुर में अतारगिन का दरवाजा निर्मित किया, बिल्कुल किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। अपने बेटे महमूद की याद में सुल्तानगरी का मकबरा बनाया था। अब देखो, आपको की फैक्टर पकड़ने होते हैं बेटा, की फैक्टर ये आपको आना चाहिए कि की फैक्टर कहां से वो की हम लाएं। गाड़ी ऑन करने के लिए चाबी चाहिए सबसे पहले, ठीक, वो चाबी ढूंढनी है आपने। चाबी किसी को नहीं पता था तो एक जगह से चाबी को ढूंढ सकता था, एक की ढूंढ सकता था 1231। जिसको पता है कि 1231 में ये सारे गुलाम वंश के राजा हैं, और जिसको ये पता होगा कि 1231 में किसका शासनकाल चल रहा है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कोई सा भी, ठीक। क्यों? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी है नहीं 1231 में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जब खिलजी वंश ही कब आएगा हमारे पास? 1290 से 1320 तक आएगा, तो 1231 का सवाल ही नहीं है। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, तुगलक तो और इससे ज़्यादा आगे आएगा हमारे पास, ठीक है, 1351 के बाद आएगा 1388 तक, ये भी नहीं होगा, ठीक। बचा कौन? इल्तुतमिश और बलबन। बलबन की बात करेंगे तो बलबन हमारे पास 1265 ईस्वी से 1288 ईस्वी तक आएगा, तो भाई ये भी नहीं होगा, सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, इल्तुतमिश। ये वाले कूट और कथन वाले क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, ये इवन ऑड करके और ऑप्शनों से छांट कर ही किए जाते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक। वरना तो ऊपर से पढ़ते हुए आओगे, नीचे जब तक नीचे ऑप्शन पे आओगे भूल जाओगे तब तक। तो ये इवन ऑड से ही सही और गलत करने पड़ते हैं। अब जिसने 1231 अगर की फैक्टर पकड़ लिया होगा, उसने सीधा देखा कि 1231 का शासनकाल किसका है इनमें से, इल्तुतमिश का है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा, क्योंकि हमने बताना ही क्या है, एक शासक बताना है सारा का सारा, ठीक। थोड़ा सा लॉजिकली इसमें चलना पड़ेगा बेटा, इसको ध्यान रखना, और थोड़ा सा अपने जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा अप्रोच को अच्छी बनाओ, ठीक है। इन क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर रहो कि कभी अगर आयोग ऐसा सरप्राइज अगर करता है तो आप उस चीज के लिए तैयार रहें और अपना सिलेक्शन लेकर जाएं उस पेपर में, इसके लिए तैयार रहें, ठीक। चलिए, तो ये हमारे पास कौन सा? इल्तुतमिश, यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भाई अच्छा, एक बज गया। तो काजी उल कुजात जो है कोई सर्वोच्च अधिकारी, जैसे मैंने अभी कहा था न्याय व्यवस्था में कौन से था, अगर हम बात करें अमीर दाद, उसी के साथ साथ काजी जो उल कज़ात था सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। मदरसे की स्थापना की थी, जिसका नामकरण उसने क्या किया था? गौरी के नाम पर ही किया था। अगला, किस मुस्लिम शासक को मुस्लिम अधीनस्थ अपनी धार्मिक संयुक्ता के कारण जगत गुरु बुलाते थे? तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम जो आदिल शाह है, इसी को क्या कहा जाता है भाई? ये मुस्लिम शासक था और भाई अपनी धार्मिक यानी सबके प्रति जो है ये सारे व्यवहार रखता था सही, इसीलिए उसको किस नाम से? जगत गुरु के नाम से जानते थे। अगला, निम्न में से कौन अष्टकोणीय मकबरा का यह प्रथम उदाहरण है? तो अष्टकोणीय जो मकबरा है इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? खाने जहां तेलांगी का जो मकबरा है ये अष्टकोणीय मकबरा का प्रथम उदाहरण है भारत में। और किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक, और हमने बताना है विचार करके सही कथन का अगर हम देखें तो हमें यहां पर क्या करना है, सही कूट का यहां पर चयन करना है। कथनों के विचार करेंगे तो हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, ये बिल्कुल सही है, उनके सामंत थे। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में भाई विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। अच्छा, इस क्लॉज को थोड़ा सा समझे कि भाई कोई ये कहेगा कि ये आए कहां से, थोड़ा सा इस क्लॉज को समझते हैं। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, कब हुई थी भाई विजयनगर की स्थापना? 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने की थी जिसका नाम क्या था, हरिहर और बुक्का। दो भाइयों ने इसकी स्थापना कर दी थी 1336 ईस्वी में। कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये जो लिखा हुआ है विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया गया था, बिल्कुल सही है, दक्षिणी तट पर इसको बसाया गया था। हुआ क्या था इस समय, इसी मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था, इसी भाई वहां पर इसने विद्रोह कर दिया अपने भाई को। भाई उस विद्रोह को दबाने के लिए जब गया मोहम्मद बिन तुगलक तो कंपीली नामक स्थान पर इसने क्या किया, अपने भाई का विद्रोह भी दबा दिया। कंपीली जो राज्य था, जो प्रांत था, उसको भी विजित कर लिया। और इसी कंपीली में कौन रहते थे उस समय? काकतीय सामंत हुआ करते थे, बिल्कुल सही है, वो काकतीय सामंत थे। और इन्हीं के दो सेनापति या मुख्य आधार थे दो भाई हरिहर और बुक्का। दोनों ने युद्ध किया, बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए कौन? हरिहर और बुक्का, इनके साथ रहे दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। और फिर से दक्षिण भारत पर विद्रोह हो गया और उस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और भेजा तो भाई इसने वो विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन तब तक ये अपने गुरु, ये तीसरा भी सही है, तब तक अपने गुरु हरिहर तथा बुक्का, इसके जो गुरु थे विद्यारण्य और एक थे हमारे पास अगर हम देखें तो वेदों के ज्ञाता, ठीक है। तो यहां पर इसके जो गुरु थे विद्यारण्य, इसकी भाई इनके संपर्क में आया विद्यारण्य ने उनको भाई सही सलाह दी, हिंदू धर्म में वापस से परिवर्तित किया। और जब हिंदू धर्म में परिवर्तित किया तो यहीं पर ही इन्हीं की प्रेरणा से, ठीक है, और एक वेदों के ज्ञाता थे सयान, ठीक, इन दोनों की प्रेरणा से इन्होंने विजयनगर की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर। यह ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर हम बात करेंगे तो सारे ही क्लॉज सही हैं और आंसर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी की अगर बात करें तो भाई ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, भारत का सादी। भारत का सादी इसलिए कहते हैं कि ये गजल, ठीक है, अगर हम जैसे करें गजल हो गया या हमारे पास कौन सा ख्याल, जो हमारे पास राग होते हैं इनमें ये गज़लें वगैरह लिखा करते थे। ये कौन? हमारे पास अमीर हसन, ठीक है। और जो गज़लों का संकलन करता था उसे दीवान उस समय कहते थे, ठीक। और इन्हीं के कारण, यानी अगर हम सीधे अगर एक निष्कर्ष पर निकलें तो गज़ल और कव्वाली गाने के कारण जो है इनको क्या कहा जाता है? भारत का सादी भी कहा जाता है अमीर हसन को। खुसरो के बारे में आपको पता है, निज़ामुद्दीन जो औलिया था, इस निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये अमीर खुसरो। इसी को भाई क्या कहा जाता है? तोतिए हिंद भी कहा जाता है। तोतिए हिंद भी कहा जाता है या क्या कहा जाता है? भारत का तोता भी कहा जाता है। इसी ने भाई किसकी स्थापना की थी? किसका एक खोज जिसे हम कह सकते हैं, सितार और तबला। हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है लेकिन फिर भी यहाँ पर सितार और तबले की क्या की थी? खोज भी की थी। यही अमीर खुसरो है जिसने लगभग 7 शासकों का शासनकाल देखा था। ये खिलजी, तुगलक, ठीक है, सारे लोगों के शासकों में रहा था कौन? अमीर खुसरो, ठीक। चलिए अगला, सैयद बंदों के बारे में कौन सा कथन यहां पर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्या सैयद बंधु, ठीक है। तो दो हमारे पास सैयद बंधु उस समय हुआ करते थे। तो उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट हैं, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये जहांदर शाह को सत्ता में लेकर आए, तो पहला ही कथन जो है हमारा आंसर ही पहला वाला हो जाएगा। ये जहांदर शाह को सत्ता में लेकर नहीं आए थे, बल्कि जहांदर शाह को इन्होंने सत्ता से हटाया था, ठीक। इसको ध्यान रखें, जहांदर शाह को इससे हटाया था। अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने प्रशासन की शक्ति को नियंत्रित किया, बिल्कुल नियंत्रित किया, इसीलिए तो इनको किंग मेकर, सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला शासक या किंग मेकर के नाम से, जो राजा का निर्माण करते हैं, ऐसा कहा गया है भारतीय इतिहास में। इन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। राजा साहू के साथ एक समझौता भी इनके द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन की बात करें कि क्या हुआ, ये गलत क्यों है? इन्होंने जहांदर शाह को सत्ता से हटाया था। क्यों हटाया था? क्योंकि इसी का भतीजा था जिसका नाम था फर्रुख सियार। क्या नाम था? फर्रुख सियार।
इस फर्रुख सियार ने क्या किया, क्योंकि जहांदर शाह जो था बहुत ज्यादा भोग विलासी था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लंपट मूर्ख। इतिहास में इसे क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और इदायत खान है, ठीक है, इदायत खान ने इसको ये लंपट मूर्ख की उपाधि भी दे रखी है, ध्यान रखना इसको, ठीक। अब लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्यों कहते हैं लंपट मूर्ख, क्योंकि भाई इसी का एक वजीर था जिसका नाम था जुल्फिकार खां, और ये इतना ज्यादा विश्वास करता था कि सारी सत्ता जो है जुल्फिकार के हाथ में दे दी, खुद भोग विलासिताओं में शराब पीना, जुआ खेलना, महिलाओं के प्रति रुचि रखना, इस प्रकार के सारे काम, गलत काम ये करता था, ठीक। और जुल्फिकार, उससे क्या होगा, सारी पावर उसके पास है। इसी के साथ कहते हैं, इसी का एक वैश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवरी। इस लाल कुंवरी नामक जो वैश्या, इसके साथ इसके संबंध थे, सारे राजपाट इसने लाल कुंवरी को दे दिए, इसके जितने भी संबंधी थे सबको क्या कर दिया, राज सत्ता पर बिठा दिया। और ये इसकी बात की टेंशन होगी इसके भतीजे फर्रुख सियार को, ऐसे में तो ये हम सबको मार देगा एक दिन सारा राजपाट तो ऐसे ही लुटा देगा, हमें मिलेगा क्या, ठीक। इसलिए फर्रुख सियार ने उस समय दो व्यक्तियों का साथ लिया, क्योंकि उस समय शासन की जो शक्ति थी वो इनमें नियंत्रित हुआ करती थी, सैयद बंधुओं में, ठीक, किंग मेकर उनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, इसकी हत्या, फर्रुख सियार के कहने पर इसकी हत्या कर दी। और हालांकि आगे चलकर इन्होंने भी फर्रुख सियार की हत्या कर दी थी, किंग मेकर ने, ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग सभी ध्यान रखना। तो फर्रुख सियार, एक को इसने मीर बख्शी बना दिया था, एक को दीवान बना दिया था, तो काफी आगे सारी चीजें हैं। खैर, तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निम्न युद्धों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए कि कौन कौन सा यहां पर हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला जो होगा वो होगा बिलग्राम का, तो ऑप्शन जो है 2, 1, 3, 4। अगर हम सबसे पहले बात करें बिलग्राम के युद्ध, तो बिलग्राम का जो युद्ध है 1540 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध होगा 1540 में। किस किस के बीच होता है बिलग्राम का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह के बीच होगा। इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें शेर शाह सूरी ने वापस से अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। सरनाल का युद्ध अगर हम कहें तो भाई 1572 ईस्वी में हुआ था। 1572 ईस्वी में है मुगल यानी अकबर का शासनकाल चल रहा है, और इसी के साथ हुसैन मिर्जा के साथ ये युद्ध हुआ था, ठीक, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ साथ धर्मत का युद्ध कहें तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन थे धर्मत के युद्ध में, उत्तराधिकार का ये युद्ध है, और किसके बीच होगा, औरंगजेब और हमारे पास किसके, दारा शिकोह, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होगा। इसी के बाद अगर हम जजाऊ के युद्ध की बात करें बेटा, तो जजाऊ का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में होगा। इसी मुअज्जम, ठीक है, किसका, जो बहादुर शाह के उपाधि धारण जिसने की थी, मुअज्जम, और इसी का भाई था कौन सा, आजम, इसी के बीच में हुआ था उत्तराधिकार के लिए 1707 ईस्वी में। तो क्रम अगर देखें, सबसे पहला आएगा कौन सा हमारे पास, बेलग्राम का युद्ध, उसके बाद सरनाल का युद्ध, तीसरा धर्मत का युद्ध, और चौथे लास्ट में कौन आ जाएगा, जजाऊ का युद्ध, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो सिकंदर लोदी के संबंध में अगर हम देखें तो गलत कथन की चयन करेंगे, तो आंसर की अगर हम सीधा बात करें पहले, तो आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की सीमा में न्यूनतम वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो अधिकतम वृद्धि जो है इसी के समय में हुई थी, सिकंदर लोदी के समय में। बाकियों की बात करें तो वस्तुओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए चुंगी कर, बिल्कुल इसने चुंगी कर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। भूमि नाप के लिए इसने क्या बनाया था, गज ए सिकंदरी एक का प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। इसी के समय संगीत पर आधारित लज्जत ए सिकंदर शाही की ग्रंथ की यहां पर रचना भी हुई थी। तो बाकी 3 क्लॉज सही हैं, सबसे ज्यादा, न्यूनतम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। अगला, महमूद गजनवी के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। तो भाई अगर हम ये देखें तो यहां पर 2 और 3, ठीक है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 और 3। क्यों होगा, क्योंकि अल्पतगीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना, अल्पतगीन ने उपाधि तो जरूर दी थी अमीर उल उमरा की, लेकिन महमूद गजनबी को नहीं दी थी, बल्कि किसको दी थी, सुबुक्तगीन को। इसका जो गुलाम था और दामाद भी था, ठीक है, कौन, सुबुक्तगीन। तो अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी, ना कि मोहम्मद गजनबी को, ठीक। जबूली का महमूद भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय गौर के पास में एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था जबुलिस्तान। तो इस जबुलिस्तान की यानी इस गजनवी की जो मां थी,
इसकी मां जबुलिस्तान के एक जो सूबेदार या हम कह सकते हैं साहूकार, जैसे हम कह सकते हैं बहुत बड़े घराने का एक, इस घराने की बड़ी बेटी यानी बड़ा साहूकार, बड़ा नाम वाले व्यक्ति थी, उसकी बेटी थी। किसकी मां? गजनवी की मां। इसलिए प्यार से वहां के लोग इसको क्या कहा करते थे? जबूली का महमूद भी कहा करते थे। ये बिल्कुल सही है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 2 और 3 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सुमेलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं है तो भाई रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल बिल्कुल सही है। पीटर मुंडी शाहजहां बिल्कुल सही है। निकोलो मनुची, तो ये जहांगीर नहीं बल्कि किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के समय में। उस समय जब भारत आया था शाहजहां का था। फ्रांसीसी बर्नियर, ये भी शाहजहां के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी जो है यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला, मुगल सम्राट जहांदार के समय में पूर्व अनंत कैसे हुआ? जैसे मैं अभी भी बता चुका हूं आपको, ठीक है, शायद ये रिपीट हो गया। तो 21 का हमने कहा था कि भाई सी, ठीक है, ये था वजीर, उन्हें गद्दी से उतार दिया, ये भी ठीक था। लेकिन अगर हम देखें कि एक्चुअल में फाइनली क्या हुआ था, तो फाइनली जो है एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा ये क्या हो गया था? पराजित हुआ। भतीजा कौन? अभी मैं पढ़ा चुका हूं, कौन? फर्रुख सियार। और फर्रुख सियार जैसे ये भतीजे पराजित हुआ तो भाई इसको हटा दिया किसने? सैयद बंधुओं के कहने पर। अगला, सही कूट का चयन कीजिए। दिल्ली सल्तनत में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। बिल्कुल सही है कि भाई दिल्ली सल्तनत जो राजस्व था आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रथा एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो प्राचीन देसी संस्था नहीं थी बल्कि इसको कहीं से ग्रहण किया गया था। और इस इक्ता प्रणाली को ध्यान रखना, इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है, अगर हम देखेंगे इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो कौन करता है? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस इक्ता प्रथा की क्या की जाती है? समाप्ति की जाती है या समाप्त किया जाता है। ठीक, चलिए अगला, मीर बख्शी का पद खिलजी वंश। अब सीधे जैसी मीर बख्शी आ गया, दिल्ली सल्तनत तो होगा नहीं, सीधा क्या आ जाएगा? मुगल शासन। और मीर बख्शी उस समय का सबसे बड़ा सैन्य पद हुआ करता था। अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, पूरे उस सूबे की बड़े क्षेत्र की बात करें, और इसी के साइन से क्या होते थे उस समय? वेतन निकाला जाता था अधिकारियों का, यह भी ध्यान रखना। तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और शासक को पहचानें कि कौन से शासक ने क्या क्या चीजें यहां पर की हैं। पहले की अगर बात करें तो जागीरदारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया और इतलाक प्रथा को यहां पर प्रारंभ कर दिया। ठीक, अब भाई राजा है, देखो अगर आपने ये क्लॉज नहीं सुना है, जैसे सपोज करो किसी ने कहा था सर कि ये इतलाक प्रथा हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं सुना है तो 4 क्लॉज हैं आपके पास, 4 में से तो आपने एक की फैक्टर लेना है। ये तो सबने सुना है कि मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल, ये भी नहीं सुना है तो ये तो पता ही है कि अधिक कर प्राप्त करने के लिए उसने क्या लगाए थे? 1200 बाग स्थापित किए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसने सबसे पहले जागीरदारी प्रथा को इसने, जैसे हम कह रहे हैं ना इक्ता प्रथा, उसी प्रकार की हुआ करती थी। और इसने क्या किया? उस जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत, यानी इसने जो सैन्य अधिकारी थे उनके वेतन के बदले इनको फिर से भूमि देना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जैसे इक्ता में होता था, इसने दोबारा से कहा कि भाई मैं क्या दूंगा? वेतन नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा? भूमि दूंगा। तो वेतन के बदले भूमि की शुरुआत कर दी, बिल्कुल सही है। इतलाक जो प्रथा है, ये इतलाक प्रथा केवल सैनिकों को प्राप्त हुआ करती थी, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। इतलाक प्रथा क्या थी? सैनिक क्या करते थे? सैनिक जब अपना वेतन लेते थे, सैनिक किससे लेगा अपना वेतन? राजस्व अधिकारी से। जब ये सैनिक थे, ये राजस्व अधिकारी से अपना वेतन लेते थे। और वेतन लेने के लिए एक, जैसे हम कहते हैं ना कि सैनिक, जैसे ऐसे समझो, आर्मी वाले होते हैं या डिफेंस वाले, उनका कार्ड होता है, कैंटीन का कार्ड होता है। ठीक, अब वो केवल वही जा सकते हैं कैंटीन के कार्ड पर, उनको ही वो छूट मिलेगी जितनी छूट मिलती है साबुन, खाने का सामान या जो भी चीजें वहां पर मिलती हैं। ठीक है, तो उनको ही फ्री मिलेगा, उनको कुछ छूट मिलेगी, हमें तो नहीं मिलेगा नॉर्मल आदमी को। तो ऐसे ही उस समय पर ये इतलाक प्रथा हुआ करती थी। और क्या होता था कि जो सैनिक हैं अपने वेतन के लिए राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। एक इतलाक नामा होता था, उस इतलाक, जैसे हम बोल रहे हैं कैंटीन का वो कार्ड, ऐसे ही वो इतलाक नामा होता था, वो दिखाते थे, साइन होकर इसको आ जाते थे। और जब वो इतलाक नामा दिखाते थे तो वो सरकारी उनको कहते थे अरे भाई स्टाफ के आदमी हैं, थोड़ा कम कर ले। तो कोई 20% कर देता था कम, कोई 50% कर देता, जैसे कैंटीन में होता है। वहां तो फिक्स है, लेकिन यहां पर मुंह बोला चलता था, 20% कर दो, चलो 50 कर दो, चलो 30 कर दो। ठीक है, ऐसे होता था। और जब ये ऐसे होने लग गया तो सारा जितना भी राजस्व है वो सारा खत्म होने लगेगा, भाई भ्रष्टाचार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को मध्यकालीन भारत का भ्रष्ट शासनकाल भी कहा गया है, इसी वजह से, इस प्रथा की वजह से, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो उस हिसाब से ये पहली प्रथा भी सही है, सल्तनत काल का भ्रष्ट शासन ये भी सही है, फिरोज शाह तुगलक। अब अधिक कर, अब भाई टैक्स भ्रष्टाचार है तो टैक्स कलेक्ट करेगा, कहां से करेगा? 1200 बाग लगा दिए। ठीक, 1200 बाग इसने लगा दिए, जो भी राजस्व मिलेगा, जितना भी व्यापार होगा, सब किसके पास जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के पास। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसी ने खलीफा का नायब, पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो अपने आप को स्वयं को खलीफा का नायब, नायब मतलब अभी तक के जितने राजस्व सिद्धांत हमने पढ़े हैं वो सीधा किसको मान रहे हैं? बलबन, ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा सा नीति अलग थी, हालांकि उसने ईश्वर का प्रतिनिधि, उसने कहा ईश्वर भाई जिसके पास ताकत है वही राजा बन सकता है। ठीक, तो ऐसा भी सारे इन लोगों ने प्रतिनिधियों को अपना तरफ पे माना। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, बलबन के आधार पर ही इसने किया, इसने भी खुद क्या कर दिया? अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। तो कहीं ना कहीं वो सारे सिद्धांत इन्होंने लागू किए, और सिद्धांत जब लागू करेंगे तो ये राजा को नहीं मानेगा, भगवान का नहीं, उस खलीफा का प्रतिनिधि अपने को बताएगा इस समय पर। और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान भी कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, चलिए तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर जो है बी हमारा हो जाएगा। चलिए अगला, शेरशाह सूरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अगर शेरशाह सूरी के संबंध में हम इन कथनों का चयन अगर करेंगे तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में भर्ती हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। आपने पढ़ी होगी कहानी कि बाबर की सेना में गया चंदेरी में, वहां से लड़कर वापस आया, फिर इसका हिंदुत्व जागा, फिर वापस से बंगाल में संरक्षक बन गया। संरक्षक बनेगा, फिर लड़ाई झगड़ा करेगा और एक दिन मुगलों को ही पराजित करेगा। और भाई यहां पर इसी ने ही, शेरशाह सूरी ने ही एक बात कही थी, अगर हम देखें तो उसने क्या कहा था कि भाई अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो एक दिन मैं मुगलों को यहां से खदेड़ दूंगा, मैं भगा दूंगा एक ही दिन में मुगलों को। और उसने किया भी 1540 में। ठीक है, कहानी आपको पता है, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, तो यहां पर इसने पार्टिसिपेट किया था, ये बिल्कुल सही है। इसी के बाद अगर देखेंगे नुसरत शाह को परास्त करके रैयत, अब रैयत ए आला की उपाधि धारण नहीं की थी बेटा इसने, कौन सी की थी? हजरत ए आला की उपाधि इसने यहां पर क्या की थी? धारण की थी, इस बात को ध्यान रखना। चांदी के रुपये तथा तांबों के, एक क्वेश्चन आयोग में भी आया हुआ है। ठीक है, 1:64 था, बिल्कुल सही है। इसने बंगाल को 19 भागों में विभाजित किया और वहां पर एक अमीर ए बंगाल की नियुक्ति कर दी थी, यह भी बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत देखें तो इसने बंगाल को 19 भागों में बांटा और भाई बांटने के बाद इसने वहां पर अमीर बंगाल की नियुक्ति की। ये क्वेश्चन आयोग में भी आ रखा है कि इसके रेशो बता दो, 1:64। अगला देखें, दिल्ली के शासक हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो किसने की थी? मोहम्मद आदिल शाह ने। अब आपको पता है हेमू भाई यहाँ का ईरान का एक निवासी था और भाई क्या था? नमक बेचने के लिए भारत में आया था। ठीक, और इसी अगर हम देखें इब्राहिम शाह के शासनकाल में ये क्या था? एक भाई व्यापारी के तौर पर था, लेकिन आदिल शाह के समय में ये क्या हो गया था? कुछ थोड़े से उच्च पदों पर इसको सुशोभित कर दिया था और आदिल शाह का ही सेनापति था ये उस समय पर। और आपको पता है हेमू पानीपत का जब दूसरा युद्ध होगा 1556 में किसके साथ? अकबर के साथ, तो यहीं से ही सारी कहानी हो जाती है। और भाई इस्कंदर खां यानी दिल्ली पर उस समय, क्योंकि ये तो क्या है हमारे पास कालानौर में इस समय अकबर और बैरम खां, तो यहीं पर एक इस्कंदर खां था, इस दिल्ली के किले का रक्षा कर रहा था। इसको हराकर इस्कंदर खां भाग गया पंजाब में कुछ समय तक, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी है ये। जब किसमें, अगर हम देखें कोई हिंदू शासक जो कहां पर बैठेगा? दिल्ली पर बैठेगा। कौन? ये हेमू ही। इसी ने कौन से? विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। ध्यान रखना, टोटल कितने हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और यही हेमू जो है अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला अंतिम व्यक्ति भी यही है। कौन सा? हमारे पास कौन सा? हेमू। तो ये भी ध्यान रखना। और ये उपाधि किसने दी थी इसको? इसी के जो मालिक था, ठीक, वो कौन? मोहम्मद आदिल शाह, इसी के द्वारा दी गई थी। चलिए अगला, सरकी वंश के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अगर मोहम्मद शाह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। इब्राहिम शाह इस वंश का महानतम शासक था, बिल्कुल सही है। हुसैन शाह के समय जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे तो उपयुक्त सारे क्या होते हैं? सही है। सरकी वंश की स्थापना अगर हम देखें तो भाई किसने? मलिक उस सरवर, ठीक, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, चलिए 27 सही कूट का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आर्य विभाग की स्थापना की। ठीक, तो अगर हम सही कूट का चयन करें तो ऑप्शन 2 जो है यहां पर ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। पहले से अगर स्टार्ट करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आर्य विभाग इसने नहीं कि बल्कि किसने किया था? यहां पर किसने?
आरिज दीवाने आरिज किसने, बलबन के द्वारा यहाँ पर इसको शुरुआत कर दिया गया था, एक सैन्य विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था। और कौन सा उस विभाग का नाम क्या था, दीवान ए बंदगान, इस विभाग का नाम हुआ करता था। तीसरा देखें, बलबन ने सेना में घोड़े दागने की पद्धति शुरू की, तो किसने की थी बेटा, बलबन ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। मुबारक खिलजी ने पैगंबर के सेनापति, तो मुबारक खिलजी ने अल उमाम और उल इमाम की उपाधि धारण की थी, लेकिन इस पैगंबर का सेनापति किसने की थी, तो इसी का एक व्यक्ति था या इसी का एक सेनापति था, इसका खास विश्वास पात्र जिसने इसकी हत्या भी की थी, वो कौन था, खुसरो खां। और नासरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके अगला राजा भी बनेगा, इसी मुबारक खिलजी को मारकर। इसी ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, इसी के खिलाफ इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में, ये नारे लगाए गए। ठीक, मुबारक खिलजी ने कौन सी ली थी, अगर हम देखें तो अल इमाम, ठीक है, कौन सी, अल इमाम, और दूसरा कौन सा, उल इमाम की क्या होगी थी, यहां पर इन्होंने उपाधि धारण कर ली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 21 की। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में कहा है, तो भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन जो है बिल्कुल सी, अलाउद्दीन खिलजी सही हो गया। पहले क्वेश्चन में ही मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। ठीक, सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें तो यहां पर सुमेलित कौन नहीं है, तो भाई पहला ही ऑप्शन आपके सामने था, सुमेलित यहां पर नहीं था। ठीक, कौन सा नहीं था सुमेलित, तो अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम, ये अजमेर में नहीं है, ये कुव्वत उस इस्लाम कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। किसने बनाया था, एक मस्जिद है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, और अजमेर में क्या बनाया था इसने, ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर बनाया था, इसने अजमेर में बनाया था। एक संस्कृत विश्वविद्यालय, एक संस्कृत की पाठशाला थी, उसको तुड़ा दिया था इसने। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा वो बनाई गई थी, चौहान वंशी शासक, इसने वहां पर तोड़वा दिया था, किसने, इस ऐबक ने, और ये बना दी थी मस्जिद। जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वो बिल्कुल ठीक है, इब्राहिम शाह के द्वारा यहां पर बनाई गई थी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इब्राहिम शाह के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक, कहां पर है, जौनपुर में है। हम्पी का हजारा देवी मंदिर कहां पर है, हम्पी की बात करेंगे तो सीधा एक नगर समझ में आता है, विजयनगर। और किसने बनाया था ये हजारा देवी मंदिर, कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। गुलमर्गा जामा मस्जिद की बात करें तो यहां पर ये कहा था हमारे पास, ठीक है, बहमन शाह, किसने बनाया था, बहमन शाह। ठीक, तो बहमन शाह के द्वारा गुलबर्गा को भाई राजधानी भी बनाया था, और जामा मस्जिद का निर्माण यहीं पर बहमनी साम्राज्य में बहमन शाह ने किया था। ठीक, चलिए अगला, निम्न अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी, तो भाई जहांगीर ने खान की उपाधि किसको, इंग्लिश खां। ठीक है, तो या इसको हॉकिंस को, हॉकिंस कब आया था, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज भी था, 1608 से 1611 ईस्वी तक रहेगा। और इसके शासन, ये भाई व्यापार के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करने आया था, और जब व्यापार के लिए चीज़ें करने आएगा तो भाई यहीं पर ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जब व्यापार के लिए आएगा तो 1608 से 1611 ईस्वी में व्यापार के लिए, यानी उसका अनुव्यक्ति पत्र लेने के लिए आएगा। और जब अनुव्यक्ति पत्र लेकर आएगा तो यहीं पर ये क्या करेगा, जहांगीर इसको, ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि इसको प्रदान कर देगा। और जैसे ही इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करेगा, ठीक है, इसी के साथ साथ इसको क्या दे देगा, 400 मनसब भी क्या कर देगा, इसको प्रदान कर देगा, और यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे टॉमस रो, एडवर्ड टेरी इसी के बाद जो है 1615-1600 ईस्वी में इसी के शासन काल में यहां पर आते हैं। ठीक, चलिए अगला, राजपूताना राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बाकी सबने कर दी थी, बस केवल किसको छोड़कर, मेवाड़ को छोड़कर। अगला, निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि प्रदान थी, तो ध्यान रखना ये किसको प्रदान थी, मंसूर को। ठीक है, यानी ये चित्रकार थे, अबुल हसन भी इसी के दरबार में था, और उसको नासिरुज़्ज़मा की उपाधि इसको प्रदान थी। मंसूर को नादिल उस उर्की, ये दोनों के दोनों किस्में थे, मंसूर और अबुल हसन जहांगीर में, और दसावन किसके दरबार में रहता था, चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था। ठीक, चलिए अगला, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था, किसने स्थापित किया था, तो भाई हमारे पास माहम बेगम के द्वारा क्या किया गया था, यानी यहाँ पर मदरसा बेगम, यहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा दी जाती थी उस समय पर। सही कूट का चयन कीजिए। अगर आंसर की बात करेंगे तो भाई बाबर ने बाबर तुर्की भाषा में लिखी, बिल्कुल सही है। तो क्या कारण है कि दरबारी भाषा, अब आपको सीधा ही पता है मुगल की दरबारी भाषा क्या थी उस समय, तुर्की नहीं थी, बल्कि इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी। फारसी क्या थी, इनकी मुगल दरबार की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, दरबारी भाषा, और बाबर का तुर्की भाषा। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ए सही है, लेकिन उचित व्याख्या नहीं कर सकते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन
अगर हम देखें तो ये ए नहीं बल्कि सी हो जाएगा हमारा आंसर। ए सही है और आर बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो बाबर ने तुर्की भाषा बिल्कुल किया था, आपको पता ही। इसी के आगे फारसी भाषा में किसने, हमारे पास खान खाना ने, क्या अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और हमारे पास, ठीक है, रस्किन, ठीक, और लैंडेड, ठीक, इसने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा में इस बाबरनामा का अनुवाद किया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको, सैन्य अधिकारियों को दिया जाने वाली जो पेंशन थी, इस पेंशन को क्या कहा जाता था भाई, मुगल प्रशासन में मदद ए मास कहा जाता था। ये प्रश्न आया हुआ भी है। निम्न कथनों पर कूट चयन कीजिए। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों का प्रचलन नियमित प्रयास किया था, बिल्कुल सही किया था, ठीक। और शेरशाह की मुद्रा में अकबर के समय ताम्र प्रमुख सिक्का का दाम था। अब ये दोनों सही हैं और भाई ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और ए इसकी उचित व्याख्या करता है आर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शेरशाह सूरी ने जब चांदी का रुपया चलाया था तो शेरशाह सूरी का चांदी का रुपया कब तक रहा, मुगल व्यवस्था का, ये ध्यान रखना, मुगल जो व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था, उसका मुख्य आधार जो है यही चांदी का रुपया हुआ करता था, जो किसने चलाया था, शेरशाह ने चलाया था। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक। चलिए अगला, निम्न शासक तथा उसके काल में बलबन द्वारा धारण किए गए पदों में कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो, बलबन जो था वो शुरू से आया था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, उस समय से ये लगातार चलता हुआ आ रहा था। तो जितने भी शासक हुए सब पदों पर ये रहा, कौन कौन से पद पर रहा, तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सी जो है गलत हो जाएगा। बहराम शाह के शासन काल में, ये ध्यान रखना बेटा, ये कौन से पद पर, अमीर ए आखुर, बहराम समय के ये कौन से पद पर था, अमीर ए आखुर के पद पर था। और अमीर ए हाजिब का जो पद था, ये अमीर ए हाजिब किसके शासनकाल में था, मसूद शाह, मसूद शाह के शासनकाल में ये अमीर हाजिब के पद पर था। बाकी सही है। रजिया सुल्तान में अमीर शिकार बिल्कुल सही है। नासरुद्दीन के समय नायब ए मुमालिकात बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, नायब ए मुमालिकात जो पद था, ये किसने इसकी शुरुआत की थी, बहराम शाह ने इसकी शुरुआत की थी, नया पद सृजित किया था। और पहली बार किस व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया था, इस पर एतगीन को सबसे पहले इस पर नियुक्त किया था, यह ध्यान रखना, ठीक। बाकी सारे सही हैं। और अगर हम ये बात करेंगे इल्तुतमिश की, कि इल्तुतमिश के शासनकाल में ये कौन से पद पर रहा, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ये कौन से पद पर रहा, खासदार के पद पर रहा था, इसको ध्यान रखना। और खासदार के साथ साथ इल्तुतमिश ने इसको किसमें भी बना दिया था, चालीसा दल का एक सदस्य भी बना लिया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, कासिम ने सिंध अभियान के द्वारा सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता था, तो वो मकरान को जीता था, ये ध्यान रखना। उस समय जो निरुन क्षेत्र हुआ करता था सिंध वाले प्रांत में, बुद्धों के पास था, यानी बुद्धिस्ट लोग वहां पर रहते थे निरुन में। अरोर जो है उस समय सिंध की क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ब्राह्मणवाद की बात करें तो यहां पर जो हमारे पास जो शासक था दाहिर, इसी का बेटा था जयसिंह, इसका शासनकाल हुआ करता था। ये युद्ध छोड़कर यहाँ से भाग गया। और इसी की भाई अगर हम बात करें, इसकी माँ जिसका नाम क्या था यहाँ पर, रानी लाडी, और इसी की दो बेटियां थी, जिसका नाम था सूर्य देवी और दूसरी का नाम था परमल देवी। इन दोनों को, इन तीनों को बंदी बना लिया था किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और अपने साथ बंदी बनाकर कहाँ ले गया था, वापस अपने देश जो है इनको ले गया था। और इसकी मृत्यु का कारण भी बनी थी ये सूर्य देवी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर वो हिस्ट्री आपने पढ़नी है तो वहाँ से परचेज आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला, हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण किस शासक को कृष्ण का अवतार या जगत भूषण कहा गया है, तो भाई किसकी बात करते हैं हम, तो यहां पर किसे, हुसैन शाह को क्या कहा जाता है, हिंदुओं के जगत गुरु कहा जाता है। हुसैन शाह जो था क्या था, सरकी वंश का क्या था, अंतिम शासक भी था, ये ध्यान रखना, अंतिम शासक। और इसी के समय जो हमारा जौनपुर था, इसको भाई किसमें, दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। अगला, सुमेलित नहीं है, सुमेलित की बात करेंगे तो आंसर डी हो जाएगा। संत अहमद प्रथम को, द्वितीय को नहीं बल्कि अहमद प्रथम को कहा जाता था। इसी को वली अहमद भी के नाम से भी जाना जाता था। बाकी सारे सही हैं। दक्कन का नीरो हुमायूं शाह, तीन समुद्रों का स्वामी बुक्का प्रथम, और दक्कन की लोमड़ी वो है अमीर अली बरीद को ही कहा जाता था। निम्न में से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा है, तो वो कौन है, A.L. श्रीवास्तव है, जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णकाल कहा है, ठीक। अगला,
कौन से व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो अगर हम देखेंगे तो BADC इसका आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले जहांदर शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद अहमद शाह और फिर हमारे पास आलमगीर द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। अगला, किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ध्यान रखना ये बात कर रहा है मध्यकालीन यात्रियों की, तो मध्यकाल में हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? डी, मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला, कौन सा ऐसा था जिसने प्रकृति प्रेमी माना जाता है और अपनी रचनाओं में पशु पक्षियों वनस्पतियों का सुंदर वर्णन किया है? वो है हमारे पास कौन सा? इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया था? तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। इसकी एक यात्रा वृत्तांत है, कौन सा? रेहुला इसका यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इसको चीन अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और कहा जाता है जिस जहाज में ये गया उस जहाज को लूट लिया गया और लूटने के बाद कभी भी इब्न बतूता वापस इसके शासनकाल में या भारत नहीं आया। अगला, तैमूरलंग ने जब भारत वापस जाते समय किसको? तो खिजर खां को क्या कर दिया था भाई? इससे खुश हुआ, तैमूरलंग की सहायता की थी खिजर खां ने, तो दीपालपुर, मुल्तान की और लाहौर की सूबेदारी खिजर खां को दे दी थी। अगला, हम्पी में विजयनगर के जो खंडर हैं उनकी खोज किसने की थी? तो कालिंजी मैकेंजी के द्वारा सबसे पहले उनको प्रकाश में लाया गया था। कब? 1800 ईस्वी में। कौन सा कथन असत्य है? तो हम ये देखेंगे हरकारा। अगर आंसर की बात करेंगे तो हरकारा जो है यहाँ पर सही है, गलत है, क्योंकि ये गुप्तचर विभाग का प्रधान नहीं बल्कि केवल गुप्तचर को कहते थे हरकारा, और गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था उसे हम क्या कहते थे? वाकया ए नवीस कहते थे। क्या कहते थे हम? वाकया नवीस कहते थे। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम किस सिख गुरु के समान उच्च मनसब प्रदान किया था? तो भाई बहादुर शाह के समय आपको पता ही है सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह उस समय सिख गुरु थे और इन्हीं को ही इसने क्या किया था? सम्मान में मनसब दिया था। अगला, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख चांदी के सिक्के चलाए हैं? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कई बार। किसने एक तरफ भाई क्या था? संस्कृत के मुद्रा लेख और चांदी के सिक्के पर किसने? महमूद गजनबी के द्वारा। ठीक, चलिए आज के इस क्विज का लास्ट प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके समय में आ गया था? ये देखो मैं अभी पहले जब हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था वहां मैंने बताया था कि ख्वारिज्म शाह, अगर वहीं मैंने अभी बताया था ख्वारिज्म जो शाह है इसको भाई भागते भागते और इसी का बेटा कौन सा? मंगबरनी, इसके पीछे भागते भागते जो है दिल्ली की सीमा पर आ गया था। इल्तुतमिश ने सहायता करने से मना कर दिया था और भाई ये सारे के सारे युद्ध नहीं हुआ, सीमा पर आया, यहीं से ही वो इसके पीछे पीछे यहां से चला गया। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन ही, अगले जो 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल जाएंगे, कल या परसों उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और इस तरीके से जो एग्जाम हो रहे हैं टारगेट में आप सभी लोग आइए। ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो भाई सक्षम एकेडमी से जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े, हमारी जो एप्लीकेशन है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इस जो वीडियो है आज का, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से सक्षम अकादमी से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।